और एक नए तरह की जूरिस्प्रूडेंस का निर्माण किया गया है जिसको कहते हैं सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। वो राफेल में भी इस्तेमाल किया गया, कई केसों में उसको इस्तेमाल किया कि एक सरकार जो है सीट, बिरला सहारा में भी उसका इस्तेमाल किया गया, लोया वाले केस में भी उसका इस्तेमाल किया गया, जज लोया वाले केस में, कि सरकार बंद लिफाफे में बगैर किसी एफिडेविट के कोर्ट को कुछ दे दे और वो बंद लिफाफे में जो दिया गया है वो दूसरी पार्टी को ना दिखाया जाए और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे दे, जो कि बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है। उसके आधार पर फैसले दिए जा रहे हैं, अहम फैसले दिए जा रहे हैं। तो ये क्यों हुआ, ये कोलैप्स जुडिशरी का क्यों हुआ? देखिए, इसके कई कारण हैं। कुछ कारण तो पहले से भी थे कि जजों को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से लुभाकर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स अपने फेवर में सरकार करवाती रहती थी, पहले भी करवाती थी। और इसके बारे में अरुण जेटली ने बहुत बढ़िया भाषण 2013 में पार्लियामेंट में दिया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि भाई ये बड़ा भारी थ्रेट हो गया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए और देयरफॉर रूल ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स के लिए, कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से आप लुभाकर आप जजों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्री रिटायरमेंट जजमेंट सरकार के हक में देने के लिए। आज हम देख रहे हैं धड़ल्ले से ये हो रहा है, धड़ल्ले से। गोगोई साहब ने अयोध्या का फैसला दिया, राफेल का फैसला दिया रिटायरमेंट से जस्ट पहले, और रिटायरमेंट के जस्ट बाद उनको राज्यसभा मेंबर बना दिया गया। ये दूसरे अरुण मिश्रा ने कई फैसले दिए सरकार के हक में रिटायरमेंट के इर्द गिर्द, उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। अभी एक खानविलकर साहब ने 4-5 अहम फैसले दिए, अभी कल रिटायर हुए हैं। अब देखिए, उनको लोकपाल बनाया जाता है कि लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया जाता है, दोनों पोस्ट खाली पड़ी हैं उनके लिए। तो एक तो ये तरीका जो कि पहले से भी था। दूसरा एक तरीका, जो नया तरीका अख्तियार किया गया, ये बहुत ही खतरनाक तरीका, कि आप सरकारी इन्वेस्टिगेटिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल करके आप किसी भी जज के खिलाफ कोई उसकी कमजोरी पकड़ लें, और अगर वो चीफ जस्टिस है, आपने मेडिकल कॉलेज स्कैम में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ करवाया, और उनकी कमजोरी, उनके कॉन्वर्सेशंस या दूसरे जज के कॉन्वर्सेशंस उनके बारे में पकड़ लिए कि हमने कैप्टन को 5 गमले दे दिए। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस उड़ीसा का कह रहा है बकायदा फ़ोन पर, वो रिकॉर्डिंग सीबीआई के पास है, कि हमारी बात हो गई है, केस लगा है चीफ जस्टिस के कोर्ट में, वो जो उस समय नंबर 2 थे, उसके बाद चीफ जस्टिस बने, और वो पूरी रिकॉर्डिंग सरकार के पास है। अब हम लोग तो कोर्ट गए ये कह के कि भाई ये बड़ा खतरनाक है कि एक सरकारी एजेंसी चीफ जस्टिस का इन्वेस्टिगेशन करे, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। तो आप ये इन्वेस्टिगेशन एक एसआईटी को ट्रांसफ़र करिए जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो, उस एसआईटी को ट्रांसफ़र करिए। सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस खानविलकर, ये दोनों थे उस जजमेंट में, डिसमिस ही नहीं किया, 25 लाख का कॉस्ट हमारे ऊपर लगा दिया कि आप ऐसी दलील लेकर कैसे आ गए। जैसे कि अभी हिमांशु कुमार के ऊपर 5 लाख का कॉस्ट लगा दिया कि आप ये एनकाउंटर किलिंग्स की जांच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए। तो अगर, और ये हम देख रहे हैं गोगोई साहब का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आया, और उसके बाद तुरंत वो पूरा सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास थी। उस पूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेनेंट जो थी वो एक सुप्रीम कोर्ट की एम्प्लॉय थी और उसका हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर था। तो अगर आप
किसी जज की कोई नब्ज पकड़ लें और वो अगर जज चीफ जस्टिस है तो आधा सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में, आधी जुडिशरी आपके हाथ में आ गई। क्योंकि चीफ जस्टिस का एक दो बहुत अहम रोल होते हैं। एक ये कि वो ये तय करता है कि कौन सा केस किस जज के सामने लगेगा। जैसे दीपक मिश्रा ने तय किया कि लोया वाला केस अरुण मिश्रा के यहाँ लगेगा, जो कि नंबर 12 जज थे। उसी पर जो नेक्स्ट 4 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बोला कि ये दुरुपयोग जो है चीफ जस्टिस की पावर ऑफ मास्टर ऑफ रोस्टर का, ये बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो क्योंकि हर एक जने को पता होता है कि किस जज की क्या, कौन जज इंडिपेंडेंट है, कौन नहीं है, कौन जज सरकार से सहमत है, कौन नहीं है, कौन जज ईमानदार है, कौन जज बेईमान है, किसकी नब्ज पकड़ी जा सकती है, किसकी नब्ज नहीं पकड़ी जा सकती। तो इसलिए ये एक बहुत खतरनाक पावर है जो सिर्फ एक आदमी के हाथ में होती है, चीफ जस्टिस के। और अगर आपने चीफ जस्टिस की नब्ज पकड़ ली तो फिर जुडिशरी आपके हाथ में आ गई, करीब करीब पूरी जुडिशरी। दूसरी अहम पावर चीफ जस्टिस की ये होती है कि ही इज द प्राइम मूवर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब तो अपॉइंटमेंट तो कोलिजियम रेकमेंड करता है, लेकिन कोलिजियम के रिकमेंडेशन के बाद भी चीफ जस्टिस उसको नकार सकता है, लीगली नहीं बट प्रैक्टिकली। और यही हुआ कि एक मीटिंग हुई दिसंबर 2018 में कोलिजियम की, जिसमें तय किया गया कि 2 चीफ जस्टिस, एक प्रदीप नंद्रजोग और एक जस्टिस मेनन, जो दिल्ली और राजस्थान के चीफ जस्टिस थे, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस गोगोई ने वो रिकमेंडेशन रोक ली, सरकार को नहीं भेजी, और उसके बाद जब कोलिजियम बदल गया तो वो रिकमेंडेशन बदल दी गई। तो चीफ जस्टिस के पास क्योंकि ये बहुत अहम पावर होती है, तो इसलिए अगर चीफ जस्टिस को आपने उसकी नब्ज पकड़ ली तब आप आधी जुडिशरी आपके हाथ में आ गई। तीसरा तरीका ये होता है अपॉइंटमेंट्स का। अब अपॉइंटमेंट्स तो अब कोलिजियम के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 या 5 सीनियर जजेस होते हैं वो सरकार को रेकमेंड करते हैं। सरकार उसको एक बार वापस भेज सकती है, लेकिन उसके बाद अगर कोलिजियम यूनानिमसली रीइटरेट करे तो उनको अपॉइंटमेंट करना होता है। लेकिन इस सरकार ने एक तरीका अख्तियार किया है कि रिकमेंडेशंस कोलिजियम के भेजे जाते हैं और सालों साल सरकार के पास पड़े रहते हैं, वो ना तो वापस भेजती है ना उसको एक्सेप्ट करती है। और अगर वापस भी भेजती है और उसके बाद यूनानिमसली कोलिजियम रीइटरेट करता है, बहुत बार हुआ ऐसा, तब भी नोटिफिकेशन नहीं इशू किया जाता अपॉइंटमेंट का। तो जो जज सरकार को कन्वीनियंट नहीं लगता, अब प्रदीप नंद्रजोग और मेनन से क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जजेस माने जाते थे। जब सरकार को लगता है कि भाई ऐसे जज उसमें आ गए रिकमेंडेशंस में जिनकी नब्ज उनके हाथ में है, या जो वैसे कमज़ोर हैं, या जो सरकार के साथ हैं आइडियोलॉजिकली उनके साथ कमिटेड हैं, उनका तो अपॉइंटमेंट फटाफट नोटिफाई हो जाता है, अगले दिन हो जाता है। और जहां उनको इनकन्वीनियंट लगता है वहां पर ये लोग रोक लेते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।